हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम समझेंगे कि स्टैगफ्लेशन क्या होता है और क्यों होता है ये स्टैगफ्लेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले तो स्टैगफ्लेशन क्या है? स्टैगफ्लेशन मतलब स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन। ठीक है, स्टैग्नेशन मतलब स्टैग्नेशन इन ग्रोथ। जब इकोनॉमी की ग्रोथ धीमी होने लगती है, जब डिक्रीज स्लो डाउन होने लगती है इकोनॉमी में ग्रोथ, तब इसको हम स्टैग्नेशन कहते हैं। और इन्फ्लेशन मतलब जब प्राइसेस बढ़ने लगते हैं उसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, जब ये दोनों सिचुएशन एक साथ होने लगे तब हम इसको स्टैगफ्लेशन कहते हैं। यूजुअली ये एक साथ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? देखो, जब भी इकोनॉमी में ग्रोथ होने लगती है तो क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ने लगती है। यूजुअली एक टाइम तक इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहता है, बट जब ग्रोथ ज्यादा होने लगे, मतलब इन्वेस्टमेंट ज्यादा होने लगती है, डिमांड बहुत ज्यादा है मार्केट में, सप्लाई बहुत ज्यादा है, तब ग्रेजुअली क्या होता है, एक टाइम पे इन्फ्लेशन इंक्रीज होने लगती है। एक पॉइंट के बाद जब इन्फ्लेशन ज्यादा इंक्रीज होने लगती है तब क्या होता है, सेंट्रल बैंक्स अपने रेट्स बढ़ा देती है। राइट, जो अभी हो रहा है, जब रेट्स बढ़ा देती है सेंट्रल बैंक्स तब ग्रेजुअली इन्फ्लेशन कंट्रोल में आता है। जब कंट्रोल में आता है इसका मतलब क्या है, कैसे आता है? क्योंकि मार्केट में डिमांड कम हो जाती है। जब डिमांड कम हो जाती है मार्केट में तो कंपनीज भी कम प्रोड्यूस करती है, तब ग्रेजुअली ग्रोथ में भी इफेक्ट होता है। ठीक है, तो ये एक साइकिल है जो चलता रहता है। बट स्टैग्फ्लेशन में ये खासियत है कि ये तीनों कंडीशन एक साथ मीट हो जाती है कि ग्रोथ तो स्लो है, साथ में इन्फ्लेशन भी इंक्रीज हो रहा है। यूजुअली क्या होता है, जब ग्रोथ स्लो हो जाता है तब इन्फ्लेशन भी डिक्रीज होता है। यूजुअली यही होता है ना, जो मैंने भी समझा है। बट स्टैग्फ्लेशन में ग्रोथ स्लो है बट इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है और साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होने लगता है। तो ये बहुत ही एक डरावना सिचुएशन है हमारे इकोनॉमी के लिए। तो क्वेश्चन ये है कि स्टैग्फ्लेशन होता कैसे? ये जो रेयर केस सिनेरियो की हम बात कर रहे हैं, ये होता कैसे है और ये क्या ये पहले हो चुका है? चलो समझते हैं। तो बात ये है कि व्हाट कॉजेस स्टैग्फ्लेशन। 1970 से पहले ये माना जाता था कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसको हम फिलिप कर्व भी कहते हैं, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट। यूजुअली ये माना जाता था कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, क्यों है इनवर्सली प्रोपोर्शनल? देखो, जब अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज है मतलब लोगों के पास रोजगार नहीं है। जब रोजगार नहीं होता मतलब हाथ में पैसे नहीं होते। जब हाथ में पैसे नहीं होते तो हम बाजार से चीजें खरीदेंगे कैसे? तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन कम हो जाता है, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है तो मार्केट में प्राइसेस भी कम हो जाते हैं। राइट, तो इसीलिए जब भी अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है ये माना जाता था कि इन्फ्लेशन डिक्रीज होती है। ठीक है, और जब इन्फ्लेशन इंक्रीज होती है तो अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। बट अगर मान लो ये ऐसा सिचुएशन आ जाए कि सप्लाई साइड में कोई प्रॉब्लम आ जाए, क्या मतलब इसका? आज का सिनेरियो ले लो, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से कमोडिटी प्राइसेस बहुत बढ़ चुके हैं, क्योंकि रशिया और यूक्रेन से जो सीरियल्स आते थे, जो चीजें आती थी दुनिया भर में, वो सारी चीजें अभी बंद है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। क्यों? वही सप्लाई से डिसरप्शन है। सप्लाई चेन, चाइना में कोविड की सिचुएशन की वजह से चाइना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब हम सप्लाई चेन की बात करते हैं, वर्ल्ड की सप्लाई चेन की बात करते हैं, ग्लोबल सप्लाई चेन की बात करते हैं, चाइना में डिसरप्शन की वजह से बहुत शिप्स वहां पे रुके हुए हैं। तो क्या हो रहा है कि सप्लाई नहीं जा रही है दुनिया भर में। लोगों के पास पैसे हैं कि हम खरीदें, बट हमारे पास सामान ही नहीं पहुंच रहा है। जब सामान नहीं पहुंचता तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमारी ग्रोथ भी कम होगी ना। क्यों? क्योंकि सामान नहीं आ रहा है तो कंपनीज के पास ज्यादा सामान नहीं है बेचने के लिए। राइट, तो ऑब्वियसली ग्रो नहीं करेगी इंडस्ट्रीज, तो ग्रोथ तो कम होगी। अब इन्फ्लेशन का क्या होगा? अब सामान नहीं है, सप्लाई नहीं है, बट डिमांड तो है, लोग खरीदना चाहते हैं, तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। बट सिंस सामान नहीं है, ग्रोथ नहीं हो रही है, तो कंपनीज अपने आप को ज्यादा एक्सपैंड नहीं करेगी, ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करेगी लोगों को हायर करने में। तब क्या हो जाता है? तब अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है। राइट, तो क्या हो रहा है? ऐसा सिचुएशन जहां पे ग्रोथ तो कम हो रहा है क्योंकि सप्लाई नहीं आ रही है चीजों की, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है क्योंकि लोगों के पास सामान पहुंच नहीं रहा है, और अनएम्प्लॉयमेंट भी हो रहा है क्योंकि
कंपनीज एक्सपैंड नहीं कर रही है, ज्यादा लोग हायर नहीं कर रही है, राइट? जब ये तीनों कंडीशन एक साथ मीट हो जाए, ग्रोथ कम, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा, तब हम इसको स्टैगफ्लेशन कहते हैं। इसीलिए जब सप्लाई साइड शॉक हो कि सप्लाई चेन डिसरप्ट हो रहा है, देखो दो चीज है इकोनॉमिक्स में जिसके ऊपर सारी इकोनॉमिक्स टिकी हुई है, एक है आपका सप्लाई और एक है डिमांड। इकोनॉमिक्स क्या है? सप्लाई और डिमांड का ही खेल है, ठीक है ना? सप्लाई और डिमांड, जब सप्लाई साइड में दिक्कतें आती हैं तब हमारे पास स्टैगफ्लेशन हो सकता है। क्लियर? सेकेंड पॉइंट, रॉन्ग फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर मान लो फेडरल बैंक ऑफ यूएसए, हर कंट्री में एक फेडरल बैंक होता है, एक सेंट्रल बैंक होता है जो इकोनॉमी में मॉनेटरी पॉलिसी को सेफगार्ड करती है, जो मॉनेटरी पॉलिसी को देखती है, ठीक है? अब सेंट्रल बैंक्स की गलत पॉलिसीज की वजह से भी स्टैगफ्लेशन हो सकता है। मान लो ग्रो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, पर सेंट्रल बैंक क्या करती है, बजाय इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने के ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सके, बहुत सेंट्रल बैंक्स कभी कभार क्या करती है, वो ज्यादा मनी प्रिंट करती है। मतलब क्या, आप ज्यादा ग्रोथ चाहते हो इसलिए आप ज्यादा पैसे डाल रहे हो इकोनॉमी में, उससे क्या होगा, लोगों के पास ज्यादा पैसे होंगे तो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो अल्टीमेटली गरीब लोग जो ज्यादा वेल टू डू नहीं है उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है और वो पॉवर्टी में चले जाते हैं, राइट? तो क्या होता है, ग्रेजुअली पॉवर्टी में चले जाते हैं, फिर इन्फ्लेशन भी बढ़ जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है ज्यादा और फिर ग्रोथ भी हैम्पर होने लगती है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है कि जब दो रीजंस, प्राइमरी सबसे मेन रीजन है सप्लाई साइड शॉक्स, जब ये होता है या फिर रॉन्ग मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज होती है तब स्टैगफ्लेशन होता है। ये हमेशा नहीं होता है, ये यूजुअल सिनेरियो नहीं है, बट ये हो सकता है। आज दुनिया भर में स्टैगफ्लेशन का एक खतरा है, इंडिया को भी शायद एक खतरा है। दो हमारी गवर्नमेंट कह रही है कि स्टैगफ्लेशन इतना ज्यादा रिस्की नहीं है हमारे लिए अभी, बट बाद में हो सकता है। तो मैं अपना जो अगला वीडियो है मैं इसके ऊपर बनाऊंगा, क्या आज के हालात में क्या इंडिया के ऊपर स्टैगफ्लेशन का खतरा है कि नहीं, ठीक है? बट इसके पहले आपको ये समझना है कि स्टैगफ्लेशन क्या है। उम्मीद है आप समझ गए कि स्टैगफ्लेशन क्या है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं फिर लौटूंगा एक मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।